हेलो स्टूडेंट, तो अभी हम डिस्कस करेंगे ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसका डिफिनेशन क्या है और उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कैसे करेंगे। मैथमेटिक्स हमें जरूरत क्यों है भाई? क्योंकि बहुत बड़ी चीज को वो छोटे फॉर्म में एक क्या करता है, मैथमेटिक फॉर्मूले के अंदर ले आता है। तो लोगों के दिमाग में गलत फहमी है कि फॉर्मूला फिजिक्स के अंदर क्या करते हैं, वो फॉर्मूला रटते हैं। फॉर्मूला रटना नहीं होता है, फॉर्मूला एक डिफिनेशन का, एक बड़ी सी चीज को जो डिफाइन किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, उसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो आप जब उस चीज को समझोगे, जैसे मैंने अभी जस्ट समझाया, मैंने इसको पूरा पूरा समझाया भाई कि एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये सब चीजों को समझना। अब इन समझने को एक पार्टिकुलर तरीके से डिफाइन कर दो और उस डिफाइन करने को एक और छोटा फॉर्म ले आओ, दैट इज नथिंग बट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, फॉर्मूले के फॉर्म में ले आना। तो जो बड़ी सी चीज होती है, ठीक है, डिफाइन की जाती है, उसको मैथमेटिकली जब ले आया जाता है तो कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। और एक बात बताऊं, अगर फिजिक्स है ना, फिजिक्स के अंदर से अगर मैथमेटिक्स को निकाल दिया जाए तो रियल में फिजिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि फिजिक्स मैथमेटिक्स और साइंस दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, सिर्फ फिजिक्स साइंस नहीं है, मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स बिना फिजिक्स किसी काम की नहीं है। वो मैथमेटिक्स क्या है भाई, बड़ी बड़ी डिफिनेशन को फॉर्मूले के फॉर्म में ले आना ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन डिफाइन करेंगे और उसको जो भी उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा उसको डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहली बात, एटम क्या है भाई? नंबर वन, एटम। तो डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट किसी भी चीज का जिसको ना तो कट किया जा सके, ना तो डिवाइड किया जा सके, ना तो उससे छोटा किया जा सके, दैट इज कॉल्ड एटम। सो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिवाइड, विच इज अनकटेबल, दैट इज कॉल्ड एटम। ठीक है, और जे थॉमसन ने बताया भाई कि ये जो रुदरफोर्ड ने बताया इसका मॉडल भाई कैसा बनेगा, एटम होता कैसे, एक गोल सा ऐसे ले लिया मैंने और उसके अंदर क्या है, इसके अंदर पॉजिटिव रहता है। अब ये पॉजिटिव है क्या यार? क्यों? क्योंकि एटम के अंदर बताया गया भाई कि दुनिया का सबसे छोटा पार्ट वो है एटम, और एटम के अंदर क्या होता है भाई, न्यूक्लियस होता है। एटम के अंदर ये होता है न्यूक्लियस, और बाहर क्या होता है, ऑर्बिट होते हैं जिसको हम लोग शेल बोलेंगे, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं भाई। ठीक है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसलिए इसके ऊपर जीरो रख दिया। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए यहां पे जीरो और पॉजिटिव तो मिलकर जीरो पॉजिटिव रहेंगे, इसलिए न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन बार बार घूमता रहता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा पूरा और वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जो ऑर्बिट के बाहर घूमता है वो है इलेक्ट्रॉन और वो नेगेटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मेटल के अंदर फ्री होता है और कंडक्टर के अंदर फ्री होता है, नॉन कंडक्टर यानी इंसुलेटर के अंदर, नॉन मेटल के अंदर वो फ्री नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या काम करता है, बाहरी शेल में होता है, न्यूक्लियस में कभी नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा एटम, और इसको एक तरीके से ऐसे डिनोट किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन ने इसके बारे में इसका इन्वेंशन किया एक तरीके से। जे थॉमसन ने इसका एक डिस्कवरी की इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को डिनोट किया जाता है ई माइनस। माइनस का मतलब भाई वो हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, और उसका एक चार्ज होता है कि कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अब आप आगे पढ़ोगे, पूरी बातें पढ़ोगे, टेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन कोई बोले चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है तो आप बता सकते हो कि 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अभी आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, सारी बातें डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, एक वन बाय वन करके आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको यह समझ में आ गया कि एटम क्या है और इलेक्ट्रॉन क्या है। ठीक है, ये अगर रियलिटी देखी जाए तो मैंने आपको बताया था भाई कि रियलिटी ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन का जो रिसर्च हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी के रिसर्च होने के बाद, इलेक्ट्रिसिटी जब पूरी डिस्कवर हो गई पूरा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन आया है। 200 साल बाद इलेक्ट्रॉन आया है। ठीक है, जे थॉमसन ने बताया भाई कि वो जो हरकत हो रही थी सब इलेक्ट्रिसिटी का, जो भी हरकत हो रहा था कि शॉक लग रहा था, ये सारी चीजें वो इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा था। तो वो चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये इसीलिए कि भाई इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है आपको याद रखना पड़ेगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो एटम हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया।
ओके, तो इलेक्ट्रॉन क्या है भाई? व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन इज द सब एटॉमिक पार्टिकल विच एग्जिस्ट आउटर शेल ऑफ एनी ऑर्बिट। ठीक है, तो वो कभी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है, आउटर ऑर्बिट के अंदर होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, चार्ज क्या होता है भाई? देखो, मैंने बोला, आपको एग्जांपल दिया कि चार्ज क्या है भाई? एबोनाइट रॉड ले लो और ग्लास रॉड ले लो। तो ग्लास और एबोनाइट रॉड को मैंने लिया, तो चार्ज के लिए व्हाट इज चार्ज? तो मैं अगर सिंपल बोलूं चार्ज क्या होता है, तो चार्ज इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बताया था भाई अभी जस्ट कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। सिंपल सा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। चार्ज को डिनोट करते हैं बेटा क्यू से, चाहे स्मॉल क्यू चाहे कैपिटल क्यू, याद रखना। मैथमेटिकली मैं बता रहा हूं। तो व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चार्ज को डिनोट करेंगे क्यू से, कभी भी याद रखना। तो Q इज नथिंग बट Q इज इक्वल टू नंबर, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल, हो गया काम खत्म। तो ये होगी डेफिनेशन। व्हाट इज चार्ज? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। चार्ज को डिनोट करेंगे Q से, और N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Q इज इक्वल टू N। सिंपल, समझ में आया? तो अब इसकी यूनिट क्या होती है भाई? नंबर ऑफ चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज को मेजर किस में करते हैं? जैसे किसी लिक्विड को मेजर करते हैं लीटर में, किसी मास को मेजर करते हैं केजी में, वैसे ही चार्ज को किस में मेजर करते हैं? चार्ज को मेजर करते हैं कूलम में। किस में भाई? कूलम। तो यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। अब ये कौन है भाई? ये कूलम है कौन? कूलम बोलो या ऐसे कैपिटल C बोल दिया करो, काम खत्म। अब ये कौन है कूलम? आप 11th में पढ़ोगे कि कूलम जो है एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताया था, तो इसलिए उनके नाम पर यह इज्जत दी गई कि चार्ज की यूनिट को कूलम दे दिया गया। तो चार्ज की यूनिट कूलम होती है, और कूलम एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में डिस्कस किया था। ओके, खत्म हुआ? तो भाई चार्ज कोई बोले तो बता सकते हो। अब सवाल यह है कि व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज, व्हाट इज नेगेटिव चार्ज? तो चार्ज जो है, ठीक है भाई, समझ में आ गया, लेकिन चार्ज दो तरीके से होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है बेटा? मैंने इसको जस्ट आपको मैंने ये सब बताया, ठीक है क्या? कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन का रिमूव कर देना, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देना, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव का मतलब होता है भाई कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देना। अब उसका एग्जांपल मैंने क्या दिया था पॉजिटिव चार्ज का? ग्लास और फर। ग्लास रॉड ले लो, यानी पेन ले लो और अपने बाल से रगड़ो, ऑटोमेटिक पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा। और दूसरा क्या है भाई? एबोनाइट रॉड यानी पीवीसी रॉड, जो घरों में क्या है सप्लाई होता है, किससे? वाटर पाइप, इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसको आप लो और ऊल से रगड़ दो, उसकी वजह से नेगेटिव हो जाता है एबोनाइट रॉड। मैंने एग्जांपल बताया। तो पॉजिटिव चार्ज दो तरीके से होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज क्या होता है भाई? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। लिखाने की जरूरत है क्या? तो बताओ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। तो कभी भी चार्ज को हम लोग ऐसे एक बार प्लस क्यू से डिनोट कर देंगे, एक बार माइनस क्यू से। तो चार्ज क्यू से डिनोट किया जाता है, ये हो सकता है एक बार प्लस क्यू और ये हो जाएगा एक बार हो जाएगा माइनस क्यू, तो कोई टेंशन नहीं है। तो चार्ज नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब समझ में आया भाई कि चार्ज क्या होता है और कितने तरीके से होता है, ये क्लियर हो गया। तो चार्ज, उसकी यूनिट क्या होती है भाई? क्या होता है चार्ज का यूनिट? कूलम, याद रखना। हटाओ, बहुत सिंपल है। मैथमेटिकली एक्सप्रेस कैसे करेंगे, एक एक याद रखना। क्यों? क्योंकि पूरा जो भी क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज के, वो सब के सब इसी पर डिपेंडेंट है। आपको डायरेक्टली जस्ट समझ रहे हो तब भी नहीं कर पाओगे जब उसका फॉर्मूला नहीं जानोगे, मैथमेटिकली या एक्सप्रेस करना या डेफिनेशन से नहीं जानोगे तो आपको मजा नहीं आएगा। ओके, अब उसके बाद टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैंने बताया भाई कि कोई भी इंसुलेटर मतलब नॉन कंडक्टर लिया जाए, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते। इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन फ्री नहीं होंगे, तो इलेक्ट्रॉन जस्ट एक जगह से दूसरी जगह जाकर फिर वहां पे जैम हो जाते हैं, बॉन्ड हो जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन चलने के कैपेबल ना हो तो उसका नाम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसका एग्जांपल है भाई यही जो आपको जो रॉड बताया
क्या एबोनाइट रॉड या ग्लास रॉड ले लो, उससे भी, या फिर ऐसे बाल में जो रगड़ के पेन को उठाते थे वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता था, या लाइटनिंग जो होती है, लाइटनिंग, ये भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है, जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एट रेस्ट पोजीशन। तो रेस्ट पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की स्टडी करने को हम लोग, दैट इज नथिंग बट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और रियल में करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन जब मोशन में हो, तो स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन it is in motion, then it is called current electricity. Current electricity means what? Electron is in motion, electron is moving from one place to another place, that is called current electricity. So current is nothing but motion of electron, movement of electron, that is called current. तो what is current? तो मैंने बताया भाई कि करंट क्या होता है भाई, तो करंट क्या होता है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड करंट। तो इलेक्ट्रॉन अगर मोशन में है तो उसी का नाम करंट होता है। सवाल यह है कि इलेक्ट्रॉन चलेगा कैसे, तो मैंने बताया, सब कुछ डिस्कस किया। तो इलेक्ट्रॉन चलने के लिए, इलेक्ट्रॉन चलेगा जैसे कि पानी हाई लेवल से, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पानी चलता है, जैसे पानी कभी भी ज्यादा ऊंचाई से कम ऊंचाई की तरफ भागता है, वैसे इलेक्ट्रॉन भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलेगा। हाई लो पोटेंशियल कैसे आता है भाई, बैटरी की वजह से। अब बैटरी अगर कनेक्ट कर देते हो तो एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, तो क्या होता है, एक तरफ ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, एक तरफ ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, तो ज्यादा नेगेटिव ज्यादा पॉजिटिव की तरफ भागने लगता है, उस भागने को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट। अच्छा, लोग ये भी समझते हैं, यार मैं एक बात क्लियर कर दूं कि करंट मतलब डायरेक्शन, भागेगा किसी ना किसी डायरेक्शन में, तो करंट वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेक्टर मतलब डायरेक्शन वाला, ठीक है। तो करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, उसके अंदर डायरेक्शन नहीं होता, वो तो करंट नाम की वजह से लग रहा है कि डायरेक्शन है, ठीक है। तो करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो करंट को उसकी मैग्नीट्यूड से पहचानते हैं, ना कि उसके डायरेक्शन से पहचानेंगे। अब सवाल ये है कि जो करंट मोशन में है, ओके ठीक है, लेकिन कितना तेजी से, ज्यादा मोशन में होगा, कम टाइम में अगर ज्यादा दूरी भागेगा इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके मतलब ज्यादा करंट होगा। भाई जितना तेजी से कोई चीज भागेगा, पानी ज्यादा तेजी से भागेगा तो ज्यादा करंट होगा, ऑब्वियस सी बात है यार। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा तेजी से भागेगा, कम टाइम में ज्यादा तेजी से भाग जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, तो हम लोग बोलेंगे भाई कि करंट ज्यादा है। बात समझ में आया? तो करंट अगर देखा जाए उसको डिनोट करते हैं आई से, कैपिटल आई ले लो, तो कैपिटल आई से डिनोट करेंगे करंट। तो ये होता क्या है बेटा, कितना चार्ज कितने टाइम में आ रहा है, कितना चार्ज, देखो बेटा यहां पे मैं लिख दूं ऐसे सिंपल, कितना चार्ज कितने टाइम में आ रहा है, दैट इज नथिंग बट करंट। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट या करंट बोलो, बात एक ही याद रखना। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, कितना चार्ज कितने टाइम में जा रहा है ना, उसका नाम करंट होता है। तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, ओके, बट वी कैन से व्हाट इज करंट, दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो कि कितना चार्ज कितने टाइम में जा रहा है। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने टाइम में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसी का नाम क्या है भाई, करंट। अगर स्लो जाएगा तो करंट कम होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव किया तो उसका नाम करंट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का रेट जो है वो भी करंट कहलाएगा। ज्यादा टाइम में जाएगा तो ज्यादा टाइम में जाएगा इलेक्ट्रॉन, अगर एक जगह से दूसरी जगह, करंट ही कहलाएगा, लेकिन करंट कम होगा। और कम टाइम में एक जगह से दूसरी जगह करंट चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो उसका नाम ज्यादा करंट होगा। तो करंट इज नथिंग बट, इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम या चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। व्हाट इज करंट, रेशियो ऑफ चार्ज टू द टाइम इज कॉल्ड करंट। व्हाट इज करंट, करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। कितने तरीके से बोलोगे, सब की सब बात 100% सही है। मैं डिफाइन कर रहा हूं, उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर रहा हूं, ठीक है। सो करंट क्या होता है भाई, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, टाइम को T से। सो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो वी कैन से Q इज इक्वल टू I इंटू T। बेटा याद रखना, काम आएगा बहुत ज्यादा, मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दिया मैंने, लेकिन याद रखना करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होगा बेटा, देखो यहां पे
चार्ज की यूनिट कूलम होती है और टाइम की यूनिट सेकेंड होता है, कभी भी याद रखना। तो कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड ये होता है करंट का यूनिट, यानी करंट को किसमें मेजर करेंगे? कूलम पर सेकेंड। और कोई बोले इसकी और कोई यूनिट है सर? हाँ, एक और है, क्योंकि करंट के बारे में स्टडी करने वाला जो साइंटिस्ट था उनका नाम था एम्पियर। क्या नाम था? एम्पियर। इसीलिए इनको इज्जत दिया गया और करंट की डिफिनेशन, करंट की यूनिट को हम लोग एम्पियर बोल सकते हैं और इसको कैपिटल ए से डिनोट कर सकते हैं। बेटा याद रखना इस बात को। तो एम्पियर करंट की यूनिट कूलम पर सेकंड भी है और करंट की यूनिट क्या है भाई? एम्पियर। क्यों? क्योंकि एम्पियर साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने करंट के बारे में बताया। जो अभी मैं जब बता रहा था सब कुछ करंट के बारे में, वो मैं नहीं बताया, वो किसने बताया? पहले, सबसे पहले बताया एम्पियर ने। इसलिए उनको रिस्पेक्ट दिया जाएगा, एम्पियर, ना कि मेरा नाम लिखा जाएगा। ओके, ठीक है, क्योंकि मैंने उन्हीं की बात को बताया यार। तो ये आपको मिल गया भाई करंट क्या होता है। अब करंट की डायरेक्शन कन्वेंशनल क्या होती है भाई? मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन के चलने को करंट बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा ना, करंट भागेगा। तो करंट किधर भागेगा? इलेक्ट्रॉन भागेगा, मतलब करंट भागेगा। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव की तरफ ना। तो इलेक्ट्रॉन की जो अगर करंट की डायरेक्शन कोई बोली जाए किधर होती है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ओरिजिनल वाली, रियल वाली। लेकिन पहले, क्योंकि ये बाद में रिसर्च किया गया 200 साल बाद जब इलेक्ट्रिसिटी का आगाज हो रहा था, तो 20वीं सदी में, 20th सेंचुरी में यह बताया गया कि इलेक्ट्रॉन, जो करंट जो चल रहा था, जो करंट जिसकी वजह से थी वो नेगेटिव था, तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ भागता था। लेकिन पहले ये मानते थे कि पॉजिटिव का मतलब ज्यादा, नेगेटिव का मतलब कम। इसकी वजह से क्या मानते थे भाई कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव से, जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भागेगा। तो डिनोट करते हैं नॉन कन्वेंशनली। कन्वेंशनली मतलब ट्रेडिशन में हम लोग मानते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन भागता है, लेकिन रियलिटी में ये कन्वेंशनल हो गया, मतलब ट्रेडिशनल चलता आ रहा है। और ये रियल में हो गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव से पॉजिटिव भागेगा। तो ये डायरेक्शन हो गई कन्वेंशनल, मतलब ट्रेडिशनल, ये वाला। और नॉन कन्वेंशनल का मतलब हो गया भाई कि जो अभी रिसर्च से पता चला, तो पता चला इलेक्ट्रॉन भागता है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भागेगा। तो करंट की डायरेक्शन रियल में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, और पहले के हिसाब से देखो तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। बात समझ में आया भाई? ठीक है, एक एक करके समझ में, आज समझते जाओ, मजा आ जाएगा पूरा, कुछ दम नहीं है। ठीक है, मिटाऊं उसके बाद। तो डिफिनेशन के साथ साथ मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है। इतना डिटेल में अगर आप समझ जाओ तो एबीसीडी इलेक्ट्रिसिटी की समझ में आ गई, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के साथ खेलोगे पूरा। हालांकि ये चैप्टर, ये सब चीजें बहुत डिफिकल्ट लगता है लोगों को, लेकिन एक सी मजाक है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, पूरा कनेक्ट करके पढ़ोगे, मजा आएगा। ओके, सवाल ये है भाई पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको पीडी से डिनोट करते हैं। ओके, अब मैंने बताया यार कि भाई कोई कॉपर वायर लिया जाए, ये वायर है ना, कॉपर वायर कोई भी लिया जाए, कॉपर वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, लेकिन कॉपर वायर को ऐसे कर देने से कॉपर वायर इलेक्ट्रॉन ज्यादा से कम की तरफ पानी की तरह नहीं बहने लगेगा कि जैसे पानी है इधर भरा हुआ है, थोड़ा स्लोप कर दोगे भागने लगता है, हाइट की वजह से भागता है। इलेक्ट्रॉन हाइट की वजह से नहीं भागेगा, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वजह से भागेगा। और पोटेंशियल क्या होता है? एक सेल होता है, पोटेंशियल क्या है हमारा भाई? सेल बैटरी होती है, और वो क्या काम करता है? एक तरफ पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा कर देता है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज को। और क्या काम करेगा? जब डिफरेंस आ जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ भागने लगेगा, और इसे भागने की वजह से करंट होता है। तो भागेगा इलेक्ट्रॉन क्यों? जब उसके अंदर पोटेंशियल यानी बैटरी यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगा दिया जाए। ठीक है, तो जब पोटेंशियल कोई बैटरी लगा दी जाएगी तो इलेक्ट्रॉन भागना शुरू करेगा एक जगह से दूसरी जगह, उसी का नाम पोटेंशियल है। और इसी डिफरेंस होने की वजह से, पोटेंशियल के डिफरेंस होने की वजह से जो डिफरेंसेस आते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह भागता है, उसका नाम पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यार कोई बोले व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट द वर्क बाय विच एन इलेक्ट्रॉन moves from one place to another place, that is called potential, yeah, or electric potential. So the work by which
a positive charge, or we can say an electron moves from one place to another place, that is called electric potential. But amount of work by which an electron moves from one place to another place, that is called electric potential difference. Amount of work, ये नहीं कि थोड़ा सा, आप मान लो एग्जांपल के लिए बस एक छोटी सी बैटरी, वो जो घड़ी में लगती है, ये घड़ी वाली बैटरी आप किसी कॉपर वायर से जोड़ दोगे पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपको करंट बहने लगेगा। भाई एक रूल है, एक पोटेंशियल डिफरेंस का एक रूल है। थोड़ा पानी, मान लो पानी स्लो करने के लिए, पानी को बहने के लिए एक पार्टिकुलर स्लोप की जरूरत होती है। थोड़ा सा करने से पानी नहीं स्लो बहने लगेगा, थोड़ा उसका एक लिमिट है। तो वो डिफरेंस कितना है, अमाउंट कितना है, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव चार्ज या एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह भागने लगता है, उसी का नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल को हम लोग बेटा V से डिनोट करते हैं, या कभी कभी डेल V से डिनोट करते हैं। डेल मतलब डिफरेंस, तो V में बोल दूं या डेल V बोलूं, कोई दिक्कत नहीं है, बात दोनों एक ही है, ठीक है। बस काम थोड़ा सा डिफरेंट है। ये डिफरेंस की वजह से, इसी की वजह से ये डिफरेंस अगर कर दो, थोड़ा ज्यादा लगा दो, अमाउंट कितना है पता चल जाएगा। तो ये एक डिफिनेशन हो गई, ये अमाउंट हो गया। तो अब यहां पे डेल V जो होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, वो होता क्या है, ये कैसे समझेंगे। एक चार्ज पर कितना काम किया जाता है, देखो कितना आसानी से समझोगे बेटा, नहीं तो कभी भी समझ में नहीं आएगा। याद रखना, ये डिफरेंट चीजें हैं। डिफिनेशन के साथ साथ इसको मैथमेटिकली समझा रहा हूं मैं, और इससे पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। बात को समझो। तो मैंने बोला व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू पुश अ पॉजिटिव चार्ज, और वी कैन से अ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे बात को समझो, इतना बड़ा मैंने बोला, उसको मैथमेटिकली कितना छोटा लिख दिया। अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड to displace, to push an electron, a charge, an electron, a positive charge, anything, it is okay. The amount of work required to push a charge from one place to another place, that is called electric potential. So del V is equal to W upon Q. और पोटेंशियल के बारे में ये बात किसने रिसर्च किया था, एलिजांड्रो वोल्टा। एलिजांड्रो वोल्टा साइंटिस्ट का नाम था। उन्होंने गैल्वानी के जिद में, गैल्वानी बोले थे कि फ्रॉग के अंदर, एनिमल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती है और मेटल के अंदर नहीं होती। एलिजांड्रो वोल्टा बोले नहीं, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती है, ये आपकी गलतफहमी है। उन्होंने ये बताया था, इलेक्ट्रिक पाइल्स बनाया था, बैटरी। सबसे पहले जो बैटरी बनाई गई थी वो वोल्टा की वजह से बनाई गई थी, और उसके वजह से इलेक्ट्रॉन भागना शुरू किया था। इसलिए इनकी रिस्पेक्ट करता हूं मैं, सैल्यूट करता हूं ऐसे साइंटिस्ट की। और इनकी वजह से ये जो वोल्ट की यूनिट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट है, वो साइंटिस्ट की इज्जत में वोल्ट दी जा रही है। तो कभी कोई बोले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होती है, जिस किसमें मेजर करते हैं, तो आप बोल देना वोल्ट, और वोल्ट को कैपिटल V भी आप लिख सकते हो आसानी से। बात समझ में आया भाई। तो यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वोल्ट। अब बताओ बेटा, अगर मैं चाहूं तो वर्क अगर यहां पे निकालूं तो वर्क क्या हो जाएगा, डेल V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इंटू Q, V इज इक्वल टू Q इंटू V, ऐसे Q इंटू डेल V। क्या मैं ऐसे लिख दूं तो कोई गलत है? नथिंग, इट इज ओके। सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, W इज इक्वल टू Q इंटू V। ये बात समझ में आ गया। याद रखना, कुछ काम आने वाला है बड़ा पैमाने पे, ठीक है। ये खत्म हुआ, आगे बढ़ो। समझ में आया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, डिफरेंशियल समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर हो जाएगा अगर तो एक लाइक जरूर कर देना। ओके, नेक्स्ट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है भाई? देखो ओम्स लॉ, चलो भाई ओम्स लॉ क्या है? अब देखो, जब मैंने बोला भाई जितना ज्यादा, देखो एक इलेक्ट्रॉन है, एक पानी है, मान लो पानी भरा हुआ है, ऐसा पानी कहीं भरा हुआ है, यहां पानी पूरा भरा हुआ है और पूरा लेवल है, बराबर है, ऐसे सरफेस बराबर है। और आप क्या काम करो, थोड़ा सा स्लोप कर दो, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा और ज्यादा और ज्यादा। बेटा एक बात बताओ, किसमें पानी ज्यादा फ्लो करेगा? जिसमें ज्यादा स्लोप होगा। जब ज्यादा स्लोप होगा तो ज्यादा पानी तेजी से भागेगा। क्यों? क्योंकि जो प्रेशर डिफरेंस है, ज्यादा हाइट होने पर प्रेशर डिफरेंस क्या होगा भाई,
ज्यादा, जब हाइट का ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा तो प्रेशर डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा तो पानी ज्यादा तेजी से फ्लो करने लगेगा। यह बात बहुत सिंपल मालूम है आपको। सेम कहानी यहां पे होती है। जब पोटेंशियल ज्यादा कर दोगे, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से भागने लगेगा, और पोटेंशियल बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन भागेगा मतलब करंट भागेगा। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा करोगे तो करंट ज्यादा होगा। यही बात ओम्स ने बोला, और ये बात आप भी बोल रहे हो और आप भी समझ रहे हो। तो जब पोटेंशियल बैटरी छोटी लगाओगे, यार आप खुद सोचो, एक बैटरी है, 2 वोल्ट की बैटरी किसी भी बल्ब से लगाई जाए, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, तो ज्यादा उजाला करने लगेगा ना। जैसे जैसे वोल्ट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे उसका पावर ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ती है। पावर क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि करंट ज्यादा तेजी से भागेगा, करंट भागेगा तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा हो जाएगा। तो आपको यह बात समझ में आए कि वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ता है। यह बात आप भी मालूम है, आपको भी मालूम है। ये ओम्स ने पहले बोला था, वही बात हम लोग देखो, काश कि हम लोग पहले बोल दिए होते। तो ओम्स लॉ क्या है भाई? अगर वोल्ट को बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, मैं जितना बोल रहा हूं उतना लिख लो। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। दैट मीन्स इफ यू इंक्रीज amount of voltage, then current will be increase. But if you decrease amount of electric potential, current will decrease. That is nothing but Ohm's law. अब ये बात चलो ठीक है भाई, जितना वोल्टेज होगा, वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा। ओके, तो जब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, अभी देखो आप खुद एक एक्सपेरिमेंट का जवाब देना। देखो मैंने क्या लिया भाई कि एक कॉपर लिया और इससे एक बैटरी लगाया भाई, एक छोटी सी बैटरी लगा दिया, ये पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये कॉपर वायर ले लिया, मैंने लिया था लास्ट टाइम, और यहां पे क्या किया भाई, एक बैटरी ले लिया पॉजिटिव नेगेटिव, और इससे भी क्या एक बल्ब जोड़ दिया। बस फर्क एक ही जा रहा हूं करने, फर्क ये है, इसको मैंने ले लिया एल्यूमिनियम। बहुत देखते हो कि एल्यूमिनियम और कॉपर का जो है बहुत टक्कर चल रहा है कि नहीं मार्केट में, कॉपर रॉड, एल्यूमिनियम रॉड। ज्यादातर कॉपर मजबूत होता है। अब उसका वजह क्या है? आपने क्या किया, दोनों जगह पर बैटरी 2 वोल्ट की लगा दी, यहां पे भी 2 वोल्ट, यहां पे 2 वोल्ट। तो जितना वोल्ट रहेगा उतना ही करंट होगा, तो जितना वोल्ट उतना ही करंट, वोल्ट जैसे होगा बढ़ेगा उतना ही करंट बढ़ेगा। हमने 2 वोल्ट की बैटरी, एक वायर लिया भाई, एक वायर एल्यूमिनियम का ले लिया, एक कॉपर का ले लिया, और उससे बल्ब जोड़ा, लेकिन वोल्टेज सेम रखा। तो दोनों का जो ब्राइटनेस है वो सेम होना चाहिए, जो ब्राइटनेस है वो दोनों का सेम होना चाहिए। लेकिन आपको क्या पता चलेगा मालूम है कि जो कॉपर का ब्राइटनेस है वो मोर ब्राइट है, जो कॉपर से, जो वायर से जुड़ा हुआ है वो ज्यादा ब्राइट हो गया, और जो एल्यूमिनियम से जुड़ा हुआ है उसका ब्राइटनेस कम हो गया। ये क्या हो गया यार? आप तो बोले सर वोल्ट बढ़ाओगे, जितना वोल्ट रहेगा उतना करंट रहेगा, तो वोल्ट जितना होना चाहिए था उसमें भी करंट इतना ही होना चाहिए था। तो आखिरकार कॉपर वाले में ज्यादा ब्राइट हुआ, एल्यूमिनियम वाले में, या आयरन ले लो या कोई इसके अलावा, उसमें क्या कम ब्राइट होता है। ऐसा क्यों है सर? इसका जवाब एक सिंपल है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे कोई भी चीज ऐसे नहीं फ्लो करने लगता है। रोड पे चलते हो तो रोड आपको आसानी से नहीं चलने देता है, उसके अंदर फ्रिक्शन होता है। तो हर चीज की तरक्की के लिए, चलने के लिए कोई ना कोई रुकावट जरूरी है। तो जब दुश्मन नहीं रहेगा तो फिर आपको कैसे पता चलेगा आप कितना तरक्की कर रहे हो? क्योंकि दुश्मन ही तो बताता है कि आप कितना तरक्की कर रहे हो। तो ये दुश्मन का होना जरूरी है। मतलब यहां पे एक टर्म लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो जो कॉपर है उसके अंदर कम रेजिस्टेंस होगा, कम रुकावट होगा इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रॉन ज्यादा रुकेगा नहीं, समझ लो ये स्मूथ पाथ होगा। और यहां पर ज्यादा स्मूथ पाथ नहीं होगा, रफ पाथ होगा, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से नहीं भाग पाएगा। इलेक्ट्रॉन जब तेजी से भाग नहीं पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ब्राइट कम हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन को भागने से रोकता था उसी का नाम रेजिस्टेंस है। तो बेटा इसीलिए हम लोग V इज इक्वल टू I इंटू R बोल देते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं। तो ये रेजिस्टेंस एक टर्म ले आते हैं, ये रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोजिशन टू फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है भाई? अपोजिशन होता है इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए जो रोकता है
उसी का नाम रेजिस्टेंस है। तो ओम्स लॉ भी समझ में आ गया और ये भी समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस इज नथिंग बट अपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज अ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मेटल, प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस बाय विच इलेक्ट्रॉन अपोजेस और बाय विच इलेक्ट्रॉन अपोजेस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस जो टर्म है ये आपको समझ में आ गया। तो यहां पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर। अब एक बात बता भाई मेरे को, खुद आप समझाओ, यानी अलग अलग वायर होगा तो अलग अलग रेजिस्टेंस होगा। तो वायर का भी सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आप फैन लेने जा रहे हो तो कॉइल जरूर पूछ लेना कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है या किसका है। एल्यूमिनियम का होगा तो सस्ता होगा, जाके चेक कर लेना मार्केट में, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तेजी से फ्लो नहीं कर पाएगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। और कॉपर के अंदर इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो करेगा तो फैन ज्यादा तेजी से चलेगा। ये बात याद रखना। तो ये बात आपको समझ में आया कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट बट V इज इक्वल टू आई आर। और रेजिस्टेंस क्या होता है? अपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू आई आर। अब बताओ ना, वोल्टेज यानी पोटेंशियल, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, बुक हो चुका है ऑलरेडी वोल्टेज के नाम पे, वोल्टा के नाम पे, ठीक है। करंट किसके नाम पे बुक हो चुका है? किसके नाम पे? एम्पियर के नाम पे। तो बचा है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी बताओ ना, गेस करो। ओम्स लॉ की ओम होगा। क्यों? क्योंकि ये बुक हो चुका, तो कम से कम इनको भी तो इज्जत दिया जाए यार। तो यह बताओ R इज इक्वल टू V अपॉन आई नहीं हो जाएगा यार? तो ये सी रेजिस्टेंस क्या होता है? R इज इक्वल टू V अपॉन आई। और इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? ओहम यानी ओम। ओम बोलो या ऐसे डिनोट कर दो, यही होता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस को किस में मेजर करेंगे? तो ये होता है ओम, ठीक है, OHM या ऐसे डिनोट कर दिया जाता है। तो क्यों? क्योंकि ये सब बुक हो चुका था तो इनका कहीं जगह नहीं थी, तो इनको रेजिस्टेंस के नाम पे इनका यूनिट दे दिया गया, इनकी इज्जत दी गई। हालांकि रियल में अगर देखा जाए तो वोल्टेज की यूनिट होती है वोल्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट, ठीक है, वोल्ट, और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। तो अगर देखा जाए कोई बोले रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है तो आप बोलोगे वोल्ट पर एम्पियर, लेकिन इज्जत दिया गया किसको? ओम्स को, इसलिए ओम के नाम पर रेजिस्टेंस की यूनिट ओम दे दी गई। बताओ भाई क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया तो आगे बढ़ता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो आपने पढ़ा हुआ है यार मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशन, जब y इज इक्वल टू एक्स होगा तो सीधा सीधा ग्राफ बनेगा। y इज इक्वल टू एक्स मतलब क्या? जितना y बढ़ाओ उतना x, y इज इक्वल टू 1 तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 तो x इज इक्वल टू 3। तो ये आपने पढ़ा है भाई, ये आपने पढ़ा है क्या भाई? y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। उसी तरीके से यहां v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो बताओ कैसे बनेगा ग्राफ? v करंट वोल्टेज में और करंट में कैसे ग्राफ बनेगा? सीधा सीधा बनेगा। तो कोई बोले कि ओम्स लॉ का आप ग्राफ बनाओ तो क्या बोलोगे भाई? ऐसे सीधा सीधा एक लाइन बन जाएगा। कैसे भाई? कि जितना V बढ़ाओगे, जितना वोल्टेज बढ़ाओगे उतना करंट बढ़ेगा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? तो आगे मैं बढ़ूं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया भाई। ओम्स लॉ समझ में आ गया, रेजिस्टेंस यहाँ पे टर्म था जो आपको समझ में आ गया, ये मैंने एग्जांपल दे दिया, ये सब मैंने मैथमेटिकली आपको बता दिया। ध्यान में रखना मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने वाला हूं आगे चलकर, तो आप ना बोलना कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने एक एक पार्ट, एक एक बात बहुत अच्छे से समझाया है। तो आपको रेजिस्टेंस भी समझ में आ गया। अब देखते हैं भाई कि ये जो रेजिस्टेंस है ये किन चीजों पर डिपेंड करता है, ये जो रुकावट है ये किन चीजों पर डिपेंड करेगा। अभी आपने देखा था आपके मेटल पर डिपेंड करने लगा था। तो अभी जो टर्म है रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस जो है, तो अभी लास्ट हमारा भाई फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो रेजिस्टेंस पर इफेक्ट डालेंगे भाई? वो कौन कौन से, क्या क्या है? सबसे पहली बात तो आपने देखा कि जो रेजिस्टेंस है वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा। आयरन का लिया, कॉपर के लिया, एल्यूमिनियम के लिया, तो अलग अलग जैसे जैसे मटेरियल को चेंज करोगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? चेंज होता रहेगा। तो रेजिस्टेंस कब चेंज होगा भाई? रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन
डिपेंड्स अपॉन नंबर वन क्या है भाई, मटेरियल। सबसे पहली बात मटेरियल पे डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस, मटेरियल अगर आप चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, सबसे पहली बात। ठीक है, दूसरी बात अगर लेंथ को बढ़ाओ, एक सेल लो, एक बैटरी लो और उससे एक बल्ब नजदीक में चलाओ। एक यहां पे सेल है, मान लो यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, यहां पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव ले लिया जाए और इससे वायर लिया जाए, एक नजदीक में एक बल्ब को जलाया जाए और एक बहुत ज्यादा दूर यहां पे कहीं जलाया जाए, अगर इसी से कनेक्ट करके, तो जो ज्यादा दूर होगा, ज्यादा दूर जाने पर करंट स्लो हो जाएगा, क्योंकि करंट को ज्यादा दूर तय करना पड़ेगा ना, और जब करंट ज्यादा दूर तय करेगा तो जाहिर सी बात है यार, करंट कम हो जाएगा ना, जाहिर सी बात है, ज्यादा दूर अगर तय करेगा तो ज्यादा दूर तय करने से करंट थक जाएगा ना यार, सिंपल समझो। तो जब किसी बैटरी से जब ज्यादा दूर तक करंट को फ्लो करवाएंगे, यही तो था झगड़ा किसका, अरे यही तो झगड़ा था भाई थॉमस एल्वा एडिसन और निकोला टेस्ला का। निकोला टेस्ला ने यही तो बोला था कि मैं दूर तक करंट को लेके चला जाऊंगा, अल्टरनेटिव करंट, और ये ज्यादा दूर तक नहीं लेके जा पा रहा था थॉमस एल्वा एडिसन, क्योंकि उसके पास था डीसी जनरेटर, डीसी करंट था। डीसी करंट मतलब क्या, पॉजिटिव नेगेटिव वाला हो, मैं वही पढ़ा रहा हूं आपको। तो ये ज्यादा दूर तक जाने पर क्या होगा, करंट कम हो जाता है। तो जब रेजिस्टेंस जो होता है वो बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ना मतलब करंट कम हो जाना, तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है भाई लेंथ ऑफ वायर पर, लेंथ ऑफ वायर पर। तो रेजिस्टेंस, इसको एल से डिनोट कर दूं मैं, है कि नहीं, एल से डिनोट कर दूं, कोई हर्ज नहीं है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मटेरियल पर, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ वायर पर, और रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि वायर कितना मोटा है। अगर वायर ज्यादा मोटा होगा तो उसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, भाई पतला होगा, अब सोचो ना, अगर पतला वायर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, एटम ही कम होंगे, और जब एटम ही कम होंगे तो इलेक्ट्रॉन कम होगा ना, और जब मोटा वायर रहेगा तो उसके अंदर एटम ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। तो मोटा वायर होने से रेजिस्टेंस क्या होगा भाई, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। क्यों, रेजिस्टेंस कम होना मतलब क्या, जब वायर मोटा ले लेंगे, वायर ज्यादा मोटा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा भाई, वहां पे ज्यादा होगा, और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन चलेगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा ना। बात समझ रहे हो ना, थिकनेस, एरिया बढ़ा देंगे, जैसे जितना ज्यादा मोटा वायर करते जाएंगे उतना ज्यादा वहां पे समझ लो एटम मिल जाएंगे, एटम मिलेंगे तो इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो समझ लो करंट ज्यादा हो जाएगा ना, और जहां पे करंट ज्यादा होगा वहीं पे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, उल्टा है। तो लेंथ ऑफ वायर और दूसरी बात थिकनेस पर डिपेंड करेगा, थिकनेस ऑफ वायर पर, मतलब जिसको हम लोग एरिया बोल सकते हैं, एरिया ऑफ वायर। एरिया ऑफ वायर अगर आप बढ़ा दोगे तो क्या होगा भाई, थिकनेस जो होगा, थिकनेस एरिया ऑफ वायर अगर बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, उल्टा है रिलेशन। लेकिन लेंथ बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद चौथा हम लोग पढ़ते हैं कि भाई टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो ये टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, ये भी हम लोग बताएंगे कि जब कभी भी, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि कोई भी इंसुलेटर, कंडक्टर या नॉन कंडक्टर लिया जाए तो उनके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस पर। याद रखना, कोई भी कंडक्टर होगा वहां पर टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेजिस्टेंस होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होगा, वो ज्यादा हो जाता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, मान लो कोई कॉपर लिया जाए, ये इतना बड़ा है और आपने इसको गर्म किया, तो जब गर्म करोगे तो कॉपर वायर थोड़ा सा बड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन तो उतना ही है, इसके अंदर उतना ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन को ज्यादा दूरी तय करना पड़ रहा है और यहां पे इलेक्ट्रॉन को कम दूरी तय करना पड़ रहा था। भाई वायर उतना ही मोटा है, सब कुछ वही है, गर्म करने से जब लेंथ बढ़ जाएगा, और जब लेंथ बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो याद रखना, किसी भी मेटल के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर लेंथ बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेंथ ऑटोमेटिक बढ़ेगा ना, बात समझो। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, बढ़िया से लिख लो, रेजिस्टेंस बढ़ाने पर क्या बढ़ता है भाई, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो अब अगर इसी को मैथमेटिकली ऐसे लिखना चाहो तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ बढ़ाओगे
तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन जब एरिया घटाओगे तो लेंथ क्या हो जाएगा भाई, एरिया बढ़ाओगे तो जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। मैंने बोला एरिया इनवर्सली होता है, ये बढ़ाओगे तो ये घटेगा। तो कभी भी बेटा अगर ऐसा लिखना हो कि एक बढ़े एक घटे तो उल्टा लिख दिया जाता है, इनवर्स। ये बढ़ाओगे तो ये घटेगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इन दोनों को चाहो तो मिला लो, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू, और जब इक्वल प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे ये कांस्टेंट, तो कोई ना कोई एक, ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो फिजिक्स में कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, उसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे रेजिस्टिविटी। आगे पढ़ेंगे L बाई A। तो भाई R इज इक्वल टू रो L बाई A। तो रेजिस्टेंस हम अभी पढ़े थे V अपॉन I, लेकिन रेजिस्टेंस को डिपेंडेंट जब देखे तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाई A। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रो L बाई A। ठीक है, रो इज नथिंग बट रेजिस्टिविटी, L इज नथिंग बट लेंथ ऑफ वायर, और A इज एरिया और थिकनेस ऑफ वायर, R इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या फर्क है अभी हम जस्ट डिस्कस करने वाले रहेंगे। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, ये सब पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके, थैंक यू।